हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। बच्चों, आज जो है कक्षा 12वीं में विषय जो है आपका अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज देखेंगे मुद्रा का महत्व। मुद्रा के बारे में आपको इसको बता चुका हूँ बच्चों। इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ मनी, मनी का महत्व क्या होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों ध्यान से। इसमें तीसरे भाग के अंतर्गत देखेंगे इसमें जो है तो आधुनिक आर्थिक जीवन में हम जो है मुद्रा से कुछ अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं की कल्पना नहीं कर सकते। बिना मतलब मुद्रा के हम महत्व उपयोग नहीं कर सकते। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में मुद्रा वह धुरी जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। मुद्रा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कौथर ने कहते हैं कि मुद्रा मनुष्य के समस्त आविष्कारों में से एक आधारभूत आविष्कार है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा के अपने मूल आविष्कार है। मशीनों में आविष्कार पहिया है, विज्ञान में अग्नि है और राजनीति विज्ञान में ऊंट है। तो जैसे जिसके माध्यम से होता है उसी प्रकार अर्थशास्त्र तथा मनुष्य के समस्त व्यापारिक जीवन में मुद्रा एक ऐसे मूलभूत आविष्कार है जिस पर अन्य सब बातें निर्धारित है। पहला, उपभोग क्षेत्र। आर्थिक क्रियाओं में उपभोग का सबसे पहला स्थान होता है। मनुष्य जिस वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं उसकी खरीदी की मात्रा वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है, कितना आएगा, और कीमत के निर्धारण में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उपभोग की मात्रा आय पर निर्भर करती है और आय का अनुसंधान मुद्रा से होता है। मतलब जितना तुम्हारा इनकम उसके माध्यम से अपना उपभोग करेंगे, है ना। दूसरा ये है उत्पादन क्षेत्र। मतलब जितना भी उनके पास पैसा रहेगा उनके माध्यम से भी क्या करेगा, उत्पादन करेगा। आधुनिक युग में उत्पादन अनेक तत्वों के संयोग से परिणाम होता है, जिसमें से मेन है देखो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस का समावेश होता है। इन सभी तत्वों के मूल्य का सामूहिक योग लागत होती है जो मुद्रा में निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार उत्पादन के लिए जितनी वस्तुएं सेवाएं खरीदी जाती है वे भी मुद्रा के बदले ही प्राप्त की जाती है। अतः उत्पादन की कोई भी क्रिया मुद्रा के बिना संभव नहीं हो सकता। अगला है विनिमय का क्षेत्र। पहले जो बताया था विनिमय जो आदान प्रदान के माध्यम से होता है बच्चों, अब जो है इसका क्षेत्र जो है मुद्रा के रूप में किया जाने लगा है। वस्तुओं के उत्पादन के बाद उसका विक्रय करना होता है। मुद्रा प्रत्येक वस्तुओं की लागत का अनुमान लगाने में सहायक होती है और लागत के आधार पर ही वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाता है। वास्तव में संपूर्ण विक्रय व्यवस्था ही मुद्रा पर आधारित है। अतः मुद्रा संपूर्ण विनिमय तंत्र का आधार है मुख्य रूप से, ना। अगला देखेंगे वितरण क्षेत्र, मतलब बांटना। उसमें वस्तुओं का उत्पादन कर लेने के पश्चात भूमि में लगान जो देते हैं पर पूंजी का ब्याज जो लिए हैं, श्रमिक की मजदूरी देना पड़ता है, संगठन का वेतन तथा साहसी के लाभ का निर्धारण तथा वितरण करना आवश्यक होता है। इन सबको देने हैं। इन सबको जो है प्रतिफल के रूप में मुद्रा ही निर्धारित किया जाता है, मतलब मुद्रा इसको दिया जाता है। अतः विवरण की क्रियाओं का आधार भी मुद्रा ही है। अगला है राजस्व क्षेत्र, मतलब जैसे कल्याणकारी राज्यों की स्थापना के साथ ही राज्य का आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप बढ़ गया है। सरकार उचित कर निर्धारण कर व्यय तथा ऋण की नीति के द्वारा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित कर सकती है, किंतु मुद्रा के अभाव में सार्वजनिक व्यय व आय की क्रिया संचालित नहीं की जा सकती बिना मुद्रा के। तो उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आधुनिक युग में मनुष्य की सभी आर्थिक क्रिया मुद्रा के बिना संभव नहीं है। इस दृष्टि से मार्शल कथन ही सत्य ही प्रतीत होता है कि मुद्रा बहादुरी जिसके चारों ओर अर्धविज्ञान चक्कर लगाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं अभी नेक्स्ट में जो है मुद्रा के महत्व के बाद मुद्रा के दोष। तो मुद्रा के दोषों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, आर्थिक दोष व सामाजिक दोष। आर्थिक दोष खुद के लिए होता है, सामाजिक दोष समाज के जनता द्वारा। तो आइए देखते हैं पहला है मुद्रा के आर्थिक दोष निम्नलिखित। पहला, व्यापार में चक्रों का जन्म, मतलब जो चक्रों होता है जैसे मुद्रा द्वारा या मुद्रा जो है व्यापार चक्रों को जन्म देती है, मतलब उसका कार्य बढ़ाता है, कमी करता है। अर्थव्यवस्था में कभी मंदी तो कभी तेजी आती है, जिसके परिणाम से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इन अस्थिरताओं का प्रभाव जनता पर पड़ता है एवं उन्हें कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विशेषकर मंदी काल में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जबकि तेजी के समय उसकी कीमतों के कारण लोग वस्तु को खरीद नहीं पाता ज़्यादा भाव में। वास्तव में सामान्य लोगों के लिए दोनों ही स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही बचत व विनियोग में अंतर होने के कारण भी व्यापार चक्र का जन्म होता है। तो चूंकि बचत एवं विनियोग मुद्रा के रूप में ही किया जाते हैं, अतः मुद्रा ही व्यापार का चक्र के लिए उत्तरदायी है। मतलब जिस प्रकार बढ़ना कम होना ये सब है मुद्रा के द्वारा ही।
संभव है। अगला देखें, धन की विश्वासघातनीय संरक्षिका, मतलब मुद्रा का जो है मतलब ढंग से उपयोग ना करना पाना। मुद्रा का मूल्य कभी भी स्थिर नहीं रहता है, समय समय पर इसके मूल्य में परिवर्तित होते रहते हैं। परिणाम स्वरूप जो है परिणाम परिवर्तन का मुख्य कारण सरकार द्वारा अत्यधिक पत्र मुद्रा का प्रयोग किया जाना है। मुद्रा की स्फूर्ति के समय कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती है, लोगों को अधिक भुगतान करना पड़ता है। इसी कारण कहा जाता है कि मुद्रा धन की विश्वासघातनीय संरक्षिका है। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि, मतलब मुद्रा ने मनुष्य की फिजूल खर्च बना दिया है, आज के दिन में बना दिया है। मुद्रा में क्रय शक्ति तो होती है, संपत्ति का तरल रूप मुद्रा है, जिससे हम अपनी इच्छा अनुसार कभी भी वस्तु खरीद कर उपयोग कर सकते हैं। मुद्रा के इन्हीं गुणों के कारण लोग बेफिजूल जो है खर्च हो गई है। उद्योग पर अनावश्यक व्यय, शान शौकत का प्रदर्शन, दिखावट की आवश्यकताओं को संतुष्टि करना एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है। इससे अपव्यय बढ़ गया है, सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिला है, मुद्रा के उपयोग से ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो गई है। अगला देखिए, मुद्रा सेविका नहीं, मतलब स्वामी बन गई है, मतलब स्वामी बन गई है। मुद्रा हमारे जीवन की समस्त क्रियाओं पर इस तरह छा गई है कि मुद्रा हमारे अधीन ना रहकर हम ही मुद्रा का अधीन हो गए हैं। यह हमारी आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए एक साधन मात्र है, किंतु आज मुद्रा कमाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया। बिना काम के आजकल हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। हमारे जीवन की सुख शांति का एकमात्र आज मुद्रा बन गई है। अतः यह कहना पड़ रहा है कि मुद्रा आज हमारी सेविका नहीं बल्कि स्वामिनी बन गई है, मतलब हमारा। अगला है पांचवा, अति पूंजीकरण एवं अति उत्पादन का दोष। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विभिन्न उद्योग में अति पूंजीकरण एवं अति उत्पाद का दोष मुद्रा के कारण ही उत्पन्न हुआ है। साख सुविधा उपलब्ध होने के कारण कुछ उद्योग जो है पूंजी का विनियोग आवश्यकता से अधिक हो जाता है। पूंजीपति अपने लाभ को अधिक करने के उद्देश्य से अधिक उत्पादन कर बैठता है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कीमतें गिरने लगती है, श्रमिकों को छटनी होने लगती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः पूंजीकरण है ना एवं अति उत्पादन के दोषों के लिए मुद्रा की उत्तरदायित्व माना गया है। इस प्रकार देखिए, सामाजिक दोष के अंतर्गत ध्यान देंगे। मुद्रा के प्रमुख जो है सामाजिक दोष जो बताया गया आपका जो है दोष निम्नलिखित है। पहला, समाज में व्याप्त समस्त बुराइयों की जड़ क्या है? मुद्रा है। चोरी, डकैत, घूसखोर, कालाबाजारी, मिलावट आदि समस्त बुराई की जड़ क्या है? मुद्रा है। मुद्रा के कारण शोषण की प्रवृत्ति बढ़ी। लोग सोचते हैं कि समस्त सुखों मुद्रा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका कारण जो अपराध करने से वे डरते नहीं है। दूसरा है, मुद्रा के कारण आध्यात्मिक विचारधारा नष्ट होती जा रही है। वे भौतिकवाद व बोलबाला होता जा रहा है, जो है आध्यात्मिक ना होकर सोच बेकार पड़ते जा रहा है ना। तीसरा मतलब वहाँ पर मुद्रा के कारण मोह लालच की प्रवृत्ति में वृद्धि हो गई। चौथा है, औपचारिकता संबंधों में वृद्धि हुई है। पांचवा है, संयुक्त परिवारों की जगह एकाकी परिवार की संख्या में वृद्धि हुई है। छठवा है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला है। तो इस प्रकार मुद्रा के उपयुक्त दोषों के आधार पर कुछ विद्वानों को मत था कि मुद्रा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, परंतु यदि गंभीरतापूर्वक विचार करके देखें तो हम पाएंगे कि ये सब दोष मुद्रा के ना होकर हमारी मनोवृत्ति के हैं। ये समस्त जो दोष मुद्रा के अनुचित एवं अव्यवस्थित उपयोग के कारण है, जिसके लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। वास्तव में मुद्रा मानव समाज के लिए हितकारी है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि मुद्रा को समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि मुद्रा पर सरकार पर्याप्त नियंत्रण रखे, जिससे कि वह मानव समाज के लिए एक अच्छे सेविका के रूप में कार्य करते रहे और मानव कल्याण में वृद्धि करती रहे। आइए देखते हैं बच्चों, मुद्रा की पूर्ति का आशय। तो यहाँ पर देखते हैं, मुद्रा की पूर्ति का आशय जो है घरेलू मुद्रा की उस कुल मात्रा से होती है जो देश की जनता द्वारा स्वीकृत या उसके पास होती है, जितना उनके पास है। जहाँ जनता से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में संलिप्त व्यक्तियों जैसे व्यापारिक फर्मों, राज्य तथा स्थानीय सरकारों आदि से है। केंद्रीय सरकार, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि या तो स्वतः मुद्रा संचित करने वाली एजेंसी होती हैं। केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक
या कोषालय में ही रखी गई मुद्रा नगद मुद्रा भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं की जाती है। इस प्रकार व्यापारिक बैंकों की वह नगद मुद्रा जो उन्हें अपने पास तथा केंद्रीय बैंक के पास रखनी अनिवार्य तथा केंद्रीय बैंक के ना देखने योग्य मुद्रा को भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह भी स्वतः में चलन में नहीं होती है। इस प्रकार किसी समय विशेष बिंदु पर मुद्रा की आपूर्ति से आशय उस कुल मुद्रा की मात्रा जो उस समय बिंदु पर चलने में होती है। अगला दिया मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत लोगों के पास कुल चलार्थ करेंसी जो रहता है तथा लोगों की बैंक में कुल मांग जमा राशि को शामिल किया जाता है। दोनों को केंद्र सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा चलाई गई मुद्रा कागजी नोट तथा धातु सिक्कों के रूप में होती है। यह विधता ग्राहक द्वारा मुद्रा होती है, इसलिए हम मुद्रा के लिए हेतु सामान्य जो है सर्वग्राहता होती है। जिन देशों में बैंकों व्यवस्था पर्याप्त विकसित है उसमें बैंकों की मांग जमा मुद्रा पूर्ति का एक महत्वपूर्ण घटक होती है, क्योंकि इन्हें चेक के द्वारा बिना किसी प्रकार की सुविधा दिए चाहे जब निकाला जा सकता है। इस प्रकार यह नगद मुद्रा के समान ही तरल होती है तथा इसमें कुल मुद्रा स्फूर्ति का एक अंग समझा जाता है, परंतु लोगों की बैंकों में मियाद व समय जमाओं को मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया, क्योंकि कुछ विशेष दशाओं को छोड़कर समय पूर्ण होने पर ही निकाला जा सकता है। परंतु यह भी सच है, जैसे फिक्स में डालते हैं बच्चों है ना, किन किन समस्याओं में तरलता का गुण तो होता ही है, चाहे वह क्यों ना नगद मुद्रा के बराबर हो, अतः इन अर्ध मुद्रा कहा जा सकता है। इस प्रकार जनता के पास मुद्रा पूर्ति के अंतर्गत दो तत्व शामिल हैं, चलार्थ अथवा सिक्के एवं कागज नोट तथा वह मांग जमाए जो चेक द्वारा चाहे जब भी निकाला जा सकता है। तो बच्चों आज जो है यहीं तक पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे यहाँ पर जो है आपका यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे है ना, या बात करके नेक्स्ट में ध्यान देंगे। आज के लिए गुड डे बेटा।